अभी हम कोविड 19 के डर से बाहर भी नहीं निकले हैं और एक नया वायरस ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस HMPV, क्या है ये वायरस? क्या इस वायरस से बच्चों की और बूढ़ों की जान को खतरा है? क्या इस वायरस से फिर से पूरे देश में हाहाकार मच सकता है? क्या इस वायरस से लॉकडाउन लग सकता है? क्या ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों में लड़ाइयाँ हो सकती हैं? क्या तरीके हैं इस वायरस से बचने के? क्या हमें इस वायरस को सीरियस लेना चाहिए? इन सारे सवालों का जवाब आज हम इस पॉडकास्ट के माध्यम से हमारे चीफ गेस्ट डॉक्टर कश्यप गोयल MBBS MD DM पल्मोनोलॉजी से पूछेंगे। सबसे पहले हम पूछना चाहते हैं कि ये वायरस क्या है? ये वायरस बेसिकली ये RNA वायरस है। जैसे कि और वायरस होते हैं इन्फ्लुएंजा, कोविड, कोरोना, ये सारे वायरस उन्हीं के टाइप का एक ये वायरस है जिसको हम ये ह्यूमन मेटानिमो वायरस बोलते हैं। सर, जैसे कि पहले कोविड वायरस में इतनी ज़्यादा देश में इतना हाहाकार मच गया था, इतने ज़्यादा लोग अफेक्ट हुए थे, तो ये वायरस क्या कोविड की तरह देश में हाहाकार मचा सकता है? पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये वायरस नया वायरस नहीं है। ये वायरस फर्स्ट टाइम 2001 में डिटेक्ट हुआ था। उसके अगर हम देखें कोविड वो नया वायरस था, पर वो नया वायरस अलग टाइप में था। ये वायरस पहले से चल रहा है। अभी क्या हुआ कि अभी वेदर चेंज हो गए हैं तो ये वायरस की केसेस ज़्यादा आ गया, इसलिए हमारे को लगता है कि ये नया वायरस, दिस इज नॉट ए न्यू वायरस। तो ये पहले से ही चल रहा है, पहले भी इसके केस आते थे, अभी भी आते हैं। तो सर, ये हमारे देश में पहले भी ये वायरस रहा है? पहले भी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं इस वायरस के साथ और अभी भी आ रहे हैं। तो सर, ये न्यूज़ में हमेशा आ रहा है इतने केस डिटेक्ट हो गए इस वायरस के, इतने केस डिटेक्ट हो गए, ये कोई गलत फहमी है? गलत फहमी नहीं है। ये क्या है, बेसिकली ये अब डिटेक्ट होने लग गया। अच्छा। तो एक ये इशू बन गया, अदरवाइज ये दिस इज नॉट ए प्रॉब्लम। ओके सर, ये वायरस कितना सीरियस वायरस है? ये वायरस सेल्फ लिमिटिंग माइल्ड टाइप की वैरायटी का पेशेंट्स को माइल्ड प्रॉब्लम होती है अगर पेशेंट्स की इम्यूनिटी अच्छी है। मगर ये वायरस किसको पकड़ता है, किसको इजीली इन्फेक्ट होता है? जैसे बच्चे हो गए, जिसको 5 साल से छोटे बच्चे हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बनी नहीं होती, या फिर एल्डरली है मोर देन 65 ईयर्स, उन पॉपुलेशन को जो ग्रुप ऑफ पेशेंट्स हैं, जब ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन है उसमें ज़्यादा इजीली पेशेंट वायरस इन्फेक्शन कर सकता है। अदर ग्रुप जो होता है, जैसे कि जिसकी इम्यूनिटी कम है, जो पेशेंट ऑलरेडी COPD का है, जो पेशेंट ऑलरेडी अस्थमा का है, जो पेशेंट किसी को कैंसर है, उन पेशेंट्स में ये वायरस की इन्फेक्शन ज़्यादा ईजीली या कॉमनली पाई जाती है। तो इस वायरस में इन्फेक्शन की वजह से सर लोगों को क्या एडमिशन की ज़रूरत पड़ सकती है हॉस्पिटल में? बहुत सारे पेशेंट्स को ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मगर जिस पेशेंट्स की इम्यूनिटी मैं पहले भी बता चुका हूँ, जिसकी कम है, उनको ये वायरस ज़्यादा इन्फेक्शन कर सकता है। मगर यूजली ये वायरस की जो इन्फेक्शन है वो सेल्फ लिमिटिंग है, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सर, इसके सिम्टम स्टार्ट कैसे होते हैं? इसके सिम्टम्स होते हैं, जैसे पेशेंट को कफ होगा, नज़ला रहेगा, पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होएगी, पेशेंट को सांस लेते हुए आवाज़ आएगी, गले में खराश होएगी। ये सिम्टम्स के साथ पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है। इसमें बुखार भी आता है सर? बुखार आ सकता है, शरीर टूटने लग जाएगा, हाथ पैर टूटने लगेंगे, पेशेंट कंप्लेंट करेगा कि कमजोरी हो रही है, सारा शरीर टूट रहा है। ऐसी प्रॉब्लम के साथ पेशेंट आते हैं। इन सिम्टम्स को सर हमें सीरियस कब लेना चाहिए, कब जाके डॉक्टर को दिखाना चाहिए? पेशेंट को जब प्रॉब्लम आ गई तो दिखाना चाहिए, मगर बाद एडमिशन की है तो वो कम पेशेंट्स में ज़रूरत पड़ती है। जब ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाए, जिसको निमोनिया हो गया, जिस पेशेंट्स की ऑक्सीजन कम होने लगी, उस पेशेंट को ज़रूरत पड़ेगी, जो बहुत ही कम पेशेंट्स होते हैं। एक इंसान से दूसरे इंसान में जैसे कोविड फटाफट फैल गया और देश में इतने लोगों को कोविड हो गया, क्या इसमें भी ये फटाफट फैल जाता है सर? ये फैलता भी उसी तरह है। ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होता है। जैसे हम दोनों नज़दीक बैठे हैं, मेरे को इन्फेक्शन है, सपोज कि मैं पेशेंट हूँ, तो मेरे से आपको होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो नज़दीक आने से, जैसे मैंने कोई कफ़ किया तो कफ़ में वो इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है, ऐसे एक दूसरे से ये फैलता है। तो ये सर फैमिली में किसी को ये सिम्टम आते हैं अगर, तो क्या ये टेस्ट करवाने की ज़रूरत होती है इस वायरस के लिए? सभी पेशेंट्स को ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा, पेशेंट्स ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। मगर अगर इन केस पेशेंट की बहुत ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत होगी, पेशेंट को कफ बहुत ज़्यादा आ रही है, देन उसकी टेस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। मगर जो पेशेंट्स को माइल्ड सिम्टम्स हैं, जिसको हम कम सिम्टम बोलते हैं, उनको ज़रूरत नहीं है। सर, जैसे कि हर फैमिली में कोई ना कोई पेशेंट ऐसा होता है जिसकी इम्यूनिटी कम होती है, या एल्डरली होते हैं या बच्चे होते हैं। अगर इस टाइम पे कोई किसी को ये सारे सिम्टम आते हैं, खांसी, जुकाम, बुखार, तो उनको क्या अपने आप को बूढ़ों से या बच्चों से अलग कर लेना चाहिए? क्या टेस्ट करवाना चाहिए? उन लोगों को अपने से पहले तो अपनी मेंटेन करनी चाहिए, ताकि वो दूसरों को इन्फेक्शन ना हो सके। जैसे कि अगर खांसी आ रही है तो फेस को ढक के, मुंह को ढक के आपको रखना है।
बार बार हैंड वॉशिंग करना है, सैनिटाइजर यूज़ करना है, ताकि दूसरों को इन्फेक्शन ना हो सके, और थोड़ा दूर एक दूसरे से डिस्टेंस बना के रखना है ताकि इन्फेक्शन ना हो सके। सर जैसे कि हम वर्क प्लेस में जहाँ पे हम काम करते हैं वहाँ पे यूजुअली किसी को खांसी जुकाम बुखार होता है, क्या उस हमको वर्क प्लेस अवॉइड करने की ज़रूरत है ताकि ये इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो? अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो आपको अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं है, मगर अगर आपकी इम्यूनिटी कम है और आपको लगता है कि आपके साथ वाला जो कोलीग आपका जो काम कर रहा है, तो आप मास्क डाल के बैठ सकते हैं, और हैंड वॉशिंग जैसी यूज़ करें, और हैंड शेक करना अवॉइड करें थोड़ा। सर ये वायरस में और कोविड-19 के वायरस में क्या फ़र्क है सर? वो अलग फैमिली का वायरस था, ये अलग है। अच्छा। दोनों की प्रेजेंटेशन अलग है, दोनों का मतलब बहुत सारे डिफरेंट वायरसेस। सर तो आज के टाइम पे ये वायरस बहुत हाईलाइट में है कि वायरस बहुत ज़्यादा फैल रहा है, इतने केसेस डिटेक्ट हो गए वायरस के, तो ये जो वायरस की टेस्टिंग हो रही है तो क्या ये इजीली हर जगह पे अवेलेबल है सर? टेस्टिंग इजीली हो जाती है, जैसे हम स्वैब लेते हैं, नेजल स्वैब, थ्रोट स्वैब, उससे हम वायरस का टेस्ट कर सकते हैं। सर इस पे मौसम का भी कोई फर्क पड़ता है कि जैसे Yes. अभी सर्दी है तो ज़्यादा होगा? हाँ, ये वायरस क्योंकि अभी सर्दी आ रही है, तो अभी ये वायरस हमारी पेशेंट्स आ रहे हैं ऐसे, तो ये वायरस जब कम टेम्परेचर होता है, लो टेम्परेचर में, कोल्ड में, तो ये वायरस की केसेस बढ़ने लगते हैं। सर जैसे कोविड बहुत फैल गया था, बाद में उसका पूरे देश में सरकार ने वैक्सीनेशन करवाया, क्या इस वायरस के लिए भी वैक्सीनेशन की जरूरत अभी है? तक इस वायरस के अगेंस्ट वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है। मे बी स्टडीज हों कि आगे जाके वैक्सीन आ जाए, पर अभी तक ऐसी वैक्सीन इस वायरस के अगेंस्ट नहीं बना है। तो अगर मान लो कोई वैक्सीन आता है या फिर सरकार इस पे काम करती है, तो क्या इस वैक्सीन की जरूरत देश के सब लोगों को रहेगी सर? वो डिपेंड करेगा कि कितनी इसकी सीवियरिटी है और कैसे पेशेंट्स की प्रेजेंटेशन होती है, वो आगे जाके बता पाएंगे, अभी इसके लिए बहुत मुश्किल है। जो लोगों की इम्यूनिटी कम है सर, जिनको पहले से कोई दमा की प्रॉब्लम है, छाती की प्रॉब्लम है या फिर कोई और कॉमोर्बिडिटीज़ हैं, क्या उन लोगों को जान का भी खतरा हो सकता है इस वायरस की वजह से? जान का खतरा इस वायरस के साथ अगर कोई एड ऑन प्रॉब्लम हो जाती है, पेशेंट को वायरस के इन्फेक्शन हुआ, उसके बाद पेशेंट को निमोनिया बढ़ गया, तो जान का खतरा रहेगा, हो सकता है, पर वो बहुत कम पेशेंट्स होते हैं। तो इस वायरस का ट्रीटमेंट क्या होता है सर? इस वायरस का ट्रीटमेंट, इस वायरस अगर केसेस को माइल्ड सिम्टम है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो ये सेल्फ लिमिटिंग है। एडुकेट हाइड्रेशन चाहिए पेशेंट को। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, अगर फीवर आ रहा है तो हम उसको एनाल्जेसिक दे देते हैं उसको ट्रीट करने के लिए, तो अपने आप ठीक हो जाता है तो उससे? अपने आप ठीक हो जाता है। मगर अगर पेशेंट को प्रॉब्लम आती है, अगर ऑक्सीजन कम होती है, जब नमोनिया होता है, जब ब्रोंकियोलाइटिस होता है, देन हम उसको ट्रीट करते हैं। सर जैसे कोविड के टाइम पे बहुत सारे लोगों ने बोला कि मेरे को कोविड हुआ था इसलिए आज मेरे को ये प्रॉब्लम हो गई, बहुत सारी ऐसी न्यूज़ है कि जैसे कि क्लोट बन जाता है खून की नसों के अंदर जिनको पहले कभी कोविड हुआ था, तो क्या इस वायरस की वजह से भी आगे फ्यूचर में चलकर कोई कॉम्प्लिकेशन रह सकती है शरीर में? इस वायरस का अभी तक कोई डाटा अवेलेबल नहीं है ऐसा कि क्लॉट बनता है या कोई कॉम्प्लिकेशन रह जाए। मे बी आने वाले टाइम में अगर कोई पेशेंट्स आते हैं तो हम बता पाएंगे। इस वायरस को लेकर क्या लोगों को मास्क पहनना स्टार्ट कर देना चाहिए? क्या लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग जो पहले कोविड के टाइम पे हम कर रहे थे वो मेंटेन करना स्टार्ट कर देना चाहिए? इसके लिए अगर पेशेंट जैसे एल्डरली हैं, जिसको इम्यूनिटी कम है, और अगर आपको लगता है कि आपके आसपास कोई पेशेंट है जिसको खांसी कफ है, तो उनसे आपको मास्क डाल के रखना बेहतर रहेगा। तो अगर मान लो सर हम किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं जिसको ये वायरस है, तो कितने दिनों के बाद सर हमें सिम्टम आने स्टार्ट हो जाएंगे? यूजली इंक्यूबेशन पीरियड, इसके जिसको हम इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं, कि वायरस के कांटेक्ट आने के कितनी देर बाद सिम्टम्स आते हैं, तो इसका 3 to 6 डेज है, डिपेंडिंग अपॉन द मल्टीपल फैक्टर्स। किसी को 3 दिन बाद सिम्टम्स आ जाते हैं, किसी को 6 दिन बाद सिम्टम्स आ सकते हैं। सर ये वायरस हमारी इम्यूनिटी को कम कर देता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि इम्यूनिटी को कम करता है। जिसकी कम इम्यूनिटी होती है उसको ज़्यादा होने के चांस होते हैं, उसको इन्फेक्शन होने का चांस ज़्यादा है। आपको क्या लगता है सर, क्या इस वायरस की वजह से लॉकडाउन होने के चांसेस होंगे फ्यूचर में? नहीं, अभी ऐसा तो कुछ नहीं लगता है, क्योंकि ये वायरस माइल्ड वायरस की वैरायटी में आता है कि इससे प्रॉब्लम्स कम होती है, बट हु नोज। आप क्या सोचते हैं सर, जैसे कोविड के टाइम पे लोगों में ऑक्सीजन की वजह से बहुत लोगों की जान गई, क्योंकि लोगों को ऑक्सीजन मिल नहीं पाई समय पर, इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड हो गई,
क्या ऐसी कोई सिचुएशन इस वायरस में भी आ सकती है? अभी तक तो जो पेशेंट्स हैं उनको ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। इस वायरस से इतनी सीवियरिटी की प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। सर कुछ लोग बोलते हैं कि वायरस किसी कंट्री में स्टार्ट हुआ, उस कंट्री में इतने केसेस हैं, अब ये हमारे देश भारत में आ गया है और इस सिटी में इतने केस डिटेक्ट हुए, तो क्या ये किसी दूसरे देश से हमारे देश में आया है? ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, ये वायरस पहले भी था। ये अभी ऐसा नहीं है कि ये नया वायरस आया है अपने इंडिया में। ये वायरस पहले भी था, बट पहले टेस्ट नहीं होते थे। पहले टेस्ट कम होते थे, अब टेस्ट ज़्यादा हो रहे हैं और अभी पेशेंट्स को हम उस हिसाब से सोचते हैं कि पेशेंट को ये वायरस की इन्फेक्शन हो सकती है। सर ये हमारा राउंड 1 था, अब हमारा राउंड 2 है जिसमें हम आपसे मिथ एंड फैक्ट पूछेंगे। आपको 1 वर्ड या 1 लाइन में इनका आंसर देना है। सर सबसे पहला क्वेश्चन है, HMPV सिर्फ बच्चों में होता है? नहीं। HMPV इन्फेक्शन कॉमन कोल्ड से सीरियस इन्फेक्शन है? कॉमन कोल्ड के जैसा है। HMPV का ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक से है? नहीं। हैंड सैनिटाइजेशन HMPV को प्रिवेंट कर सकता है? यस। HMPV सिर्फ गंदे पानी से फैलता है? नहीं। HMPV का इफेक्ट स्मोकर्स में ज्यादा होगा? यस। क्या HMPV टेस्टिंग सिर्फ ICU पेशेंट्स के लिए होती है? नहीं। मास्क लगाने से HMPV से बचा नहीं जा सकता? बचा जा सकता है। HMPV का कोई रिलेशन अस्थमा फ्लेयर अप से नहीं है? इसका रिलेशन अस्थमा से है। वैक्सीन HMPV के लिए जरूरी नहीं है? वैक्सीन इसका अवेलेबल नहीं है अभी। क्या HMPV का डायग्नोसिस के लिए ब्लड टेस्ट काफी है? ब्लड टेस्ट से HMPV डायग्नोज नहीं होएगा। HMPV से डेथ का रिस्क नहीं होता? बहुत कम रिस्क है। क्या क्राउडेड प्लेसेस HMPV स्प्रेड करने में मदद करते हैं? यस। HMPV के लिए किसी स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है? अगर सिर्फ HMPV वायरस देखे तो नहीं है, मगर उसके साथ अगर कॉम्प्लिकेशंस आती हैं देन यस। क्या इस वायरस का इफेक्ट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स पे ज्यादा सीरियस होता है? यस। HMPV का असर क्लाइमेट चेंज के वजह से बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। HMPV के लिए अवेयरनेस कैंपेन नेसेसरी है? हाँ बिल्कुल। अर्ली डायग्नोसिस से HMPV के आउटकम्स इंप्रूव होते हैं? यस। सर ये हमारा सेकंड राउंड था, अब हमारा थर्ड राउंड है जिसमें 1 वर्ड में आंसर हमने देना है। सर हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, HMPV का सबसे बड़ा सिम्टम? कफ। इसका सबसे इफेक्टिव प्रिवेंशन? सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड सैनिटाइजेशन। HMPV किस एज ग्रुप में सबसे कॉमन है? बच्चों में और एल्डरली। क्या HMPV सिर्फ एयर ट्रांसमिशन से फैलता है? नहीं। HMPV की टेस्टिंग के लिए आइडियल टाइम? जैसे आपको सिम्टम्स आते हैं तभी अपना बेटर रहेगा। क्या HMPV का असर मेट्रो सिटीज में ज्यादा होगा? मेट्रो सिटीज में क्राउडेड होगा तो इसलिए ज्यादा होगा। HMPV से रिकवरी में एवरेज टाइम? 4 to 5 days। इसका सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर? इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड और एज। HMPV के सिम्टम्स कितने दिन तक स्टे करते हैं? 4-5 दिन से। क्या HMPV एक पेंडेमिक बन सकता है? शायद। इसका सबसे कॉमन मिस डायग्नोसिस? कफ कोल्ड। क्या सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट इफेक्टिव होता है? यस। HMPV के लिए एक पब्लिक हेल्थ एडवाइस? सोशल डिस्टेंस बना के रखिए, हैंड सैनिटाइजेशन करना है। अगर आपको आपके आसपास कोई आपको लगता है कि कोई पेशेंट हो सकता है तो आप उससे दूरी बना के रख सकते हैं। सबसे पहले HMPV का आउटब्रेक कब और कहां हुआ? ये 2001 में नीदरलैंड में डिटेक्ट हुआ था सबसे पहले। HMPV के लिए एक जरूरी हाउस होल्ड प्रिकॉशन? हैंड सैनिटाइजेशन ही बेहतर है। क्या HMPV के लिए हॉस्पिटल एडमिशन हमेशा जरूरी है? नहीं। सर ये हमारा आज का पॉडकास्ट था जिसमें हमने ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस के बारे में डिटेल में बात करी। मुझे लगता है कि हम बहुत हद तक सक्सेसफुल हो पाएंगे लोगों को इस बीमारी के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए। लोगों के मन में जो डर है, हो सकता है कि वो डर सही हो और बहुत हद तक ये भी हो सकता है कि वो डर सही ना हो। जिन लोगों को इस वायरस से डरने की ज़रूरत है, प्रिवेंशन करने की ज़रूरत है, वो सब हमने इसमें बहुत अच्छे से डिस्कस किया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इनटू दिस शो एंड मेकिंग द पीपल अवेयर अबाउट ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। थैंक यू सर। थैंक यू डॉक्टर दीपक।